हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों के बीच 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ बातों को लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति थी और यह क्रांति वो सफल रहा। इसके पीछे बहुत से रीजन है। आज हम कुछ चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति। आप इससे संबंधित अन्य वीडियो अगर देखना चाहते तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने मंगल पांडे के बारे में, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह इत्यादि के बारे में हमने बताया है। ठीक है, आज चलते हैं 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। आज चर्चा करते हैं कि सबसे पहला जो शिकार हुआ था अंग्रेजों का वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे को जब फांसी लगी तो इसके पीछे रीजन था कि गाय सुअर की चर्बी। जिनमें से आपको हम बता देना चाहते हैं, कुल मिला के 85 सैनिकों को गाय सुअर 85 सैनिकों को कारतूस, मतलब बहुत ज्यादा सैनिकों को दिया गया था, लेकिन उससे 85 सैनिक जो था, 85 जो सैनिक था वो इनकार कर दिए। वो क्या कर दिए? इनकार कर दिए। क्या लेने के लिए? कौन सा राइफल का नाम था? एनफील्ड राइफल। इसको क्या क्या उन्होंने मना कर दिया, जिससे इस 85 सैनिकों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इस 85 में से 50 सैनिक मुस्लिम थे। 50 सैनिक मुस्लिम थे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा अगर संख्या थी किसी की तो वो थी किसकी? मुस्लिम सैनिकों की। ठीक है, इसी के साथ ही 28 जून को बिठूर में बादशाह को 28 जून को बिठूर में बादशाह को क्या कर दिया गया? उसे बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या 101 तोपों की सलामी दिया गया। क्योंकि आप सबको पता है, पिछला वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, उसमें 101 28 जून को क्या बिठूर में 101 तोपों की सलामी दी गई। और वक्त के लिए 18 जुलाई को बहादुर शाह जफर क्रांति का नेतृत्व देने के लिए क्रांतिकारी जरूरी सूचना एवं आवश्यक डाक उपलब्ध कराई गई। किसके माध्यम से? ये कराई गई बहादुर शाह जफर के माध्यम से। अगर हम इस टोटल पे, छोटा सा टॉपिक है, टोटल पे बात करेंगे तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि गाय सुअर की चर्बी इस क्रांति का मेन मुद्दा बना। और इस क्रांति में मेन मुद्दा सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी? मुस्लिमों को। आप देख सकते हैं 85 एनफील्ड राइफल लेने से इनकार कर दिया, जिसमें से 50 सैनिक क्या थे? मुसलमान और 35 सैनिक क्या थे? हिंदू थे। ठीक है, इस बात पे अगर हम जोर दें तो कह सकते हैं कि क्रांति में हिंदू मुस्लिम की एकता का बहुत बड़ा संयोग देखने को मिला है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि, और इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अब क्या बोले, बहुत से नेताओं ने इस पर क्या ज्यादा संख्या में क्या है भाग लिया था। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप मतलब कि इसका व्यवहार, इसका रूप, यानी कि यह किस प्रकार से फैला हुआ था। 1857 की क्रांति का स्वरूप आप जानते कहीं पे हमको यह सुनने को मिला कि 1857 की क्रांति, कहीं क्रांति था तो कहीं पे विद्रोह। ये सब का अलग अलग नजरिया। अनेक वैज्ञानिकों ने, अनेक लोगों ने, अनेक दार्शनिकों ने इसे अलग अलग रूप में माना है। क्योंकि कोई सैनिक विद्रोह मानते थे, कोई क्या किसान विद्रोह मानते थे। इस तरह से अनेक विद्रोह माना जाता था। और आप लोगों को पता है कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में अंग्रेजों ने भारतीयों को बहुत अच्छी तरह से क्या अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद पूरा का पूरा जो है कि अंग्रेज ने अपने हाथों में शासन विधि व्यवस्था को
ले लिया। ठीक है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का स्वरूप जो है अनेक प्रकार के अनेक विद्वानों का अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। 1857 क्रांति का स्वरूप में सबसे पहले अनेक विद्वानों ने, अनेक लेखकों ने इसे क्या करार दिया, यह एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि जॉन लॉरेंस ने अपने वक्तव्य में लिखा है कि यह एक प्रकार का जो विद्रोह हुआ ये एक सैनिक विद्रोह था। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप किसी भी आम जनता का या किसी भी राजा का किसी का भी नहीं है, क्योंकि इसमें यह सिर्फ और सिर्फ सैनिक के माध्यम से ये करा गया था, क्योंकि सैनिक के साथ असंतुष्ट वाली और प्रिय घटना घटती थी। इस कारण से सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में आकर क्या क्या 1857 क्रांति में अहम भूमिका निभाया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय इतिहासकार सर सैयद अहमद खां, मुंशी जीवनलाल एवं अनेक प्रकार के विद्वानों ने भी इसे सैनिक विद्रोह करार दिया, क्योंकि 42वीं और 31वीं पलटन जो थे ये सैनिकों के द्वारा ही कराया गया था, जिसमें अधिक से अधिक 370 महिला पुरुष बच्चों जो अंग्रेज के थे वो सागर में कैद कर लिए गए थे, जहां पे उसे क्या क्या था 370 को 222 दिनों तक रखा गया था। शायद आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहें तो यह काफी ही सोची समझी थी और जनता इसमें कतई भाग नहीं लिए थे, ऐसा माना जाता है। इस क्रांति के माध्यम से अनेक विद्वानों ने इसी बात को बताया कि सैनिक विद्रोह में यह क्रांति सिर्फ और सिर्फ सैनिक के माध्यम से ही किया गया था। ठीक है, क्योंकि सैनिक के साथ अप्रिय घटना हो रही थी। और भी बातें हैं जो कि दूसरा जो मेरे पास है वो अब चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि वह अगला पॉइंट क्या है। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक चलते हैं, मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का षड्यंत्र। तो इसमें सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ये दो महाशय हुए जिन्होंने इस 1857 की क्रांति में कहा कि हिंदू मुस्लिम की सोची समझी चाल है यह। ठीक है, यानी कि यह हिंदू मुस्लिम की सोची समझी चाल है, इसलिए 1857 की क्रांति में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। सर जेम्स आउट्रम ने यह देखा कि सभी जगह मुस्लिम क्या हो रहा है, पुनः स्थापना की ओर बढ़ रहा है, जिसमें इन्होंने देखा कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला है और सागर में शेख रमजान है। इन सब को हर एक जगह देखा तो सर जेम्स आउट्रम को यह हुआ कि लगता है कि अब मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना होने वाली है, जबकि यह एक तरफ से देखा जाए तो यह कि दूसरे तस्वीर को यह गौर से नहीं देखे, यह दूसरे तस्वीर को अनदेखा कर रहा है। जब देखा तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर भी अपना पद छोड़ चुके थे, लखनऊ में ये दोनों का स्थिति खराब हो चुके थे और सागर में शेख रमजान थे। यह बाद में अपना जो शासन व्यवस्था था किसको दे गया, बख्तवली जो एक हिंदू शासक था। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का षड्यंत्र था इन दोनों के अनुसार से गलत साबित हुआ था। यह एक सिर्फ 1857 क्रांति में दोनों का भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, चलो अब हम दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, वो है चलिए अब 1857 की क्रांति का स्वरूप में हम चलते हैं तीसरी बातों को लेकर कि सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष। जी हाँ, टी आर होम्स एक ऐसे महाशय थे जिन्होंने सभ्यता और बर्बरता के बीच के अंतर को बताया है। सभ्यता के रूप में अंग्रेज को दर्शाया और बर्बरता के रूप में, बर्बर के रूप में किसको, हिंदुस्तानी को दर्शाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि टी आर होम्स ने अंग्रेजों को सभ्य माना था, जबकि हिंदुस्तानी को बर्बर एक मतलब असभ्य के रूप में देखा था। और हिंदुस्तानी जो थे उसको क्या समझते थे, यह क्या है, भारत अंग्रेजों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा ज्यादा जातीयता जो किया गया था वो हिंदुस्तानी यानी भारतीयों पर किया गया था। ठीक है, ये टी आर होम्स का
एक पक्षीय, टी.आर. होम्स का एक पक्षीय भेदभाव रहा, जो कि हमारे नजरों में क्या है, गलत साबित हो रही है। चलिए अब हम तीसरी ओर धार्मिक संघर्ष की ओर चर्चा करते हैं। अब तीसरा जो हम चर्चा करते हैं, लास्ट वर्ड चर्चा करते हैं धार्मिक संघर्ष। धार्मिक संघर्ष की अगर बात करते हैं तो L.E.R. रीज महोदय ने, L.E.R. रीज, L.E.R. रीज महोदय के अनुसार 1857 के विद्रोह को धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहा है। ये किसके बीच बताया है, धर्मांधों का ईसाइयों के बीच, धर्म और ईसाइयों के बीच, धर्मांधों के और ईसाइयों के बीच यह बात को बताया है कि इसके बीच यह वार हुआ था। इसके अनुसार भारत हिंदू एवं मुस्लिम लोग ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से असंतुष्ट थे। भारत के हिंदू और मुस्लिम, अंग्रेजों ने धर्म जो फैला रहा था, अपना धर्म जो चारों दिशाओं में फैला रहा था, ईसाई वाला धर्म, वो हिंदू और मुस्लिम के अनुसार से संस्कृति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो अतः हिंदू एवं मुसलमानों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। धर्मांधों का युद्ध यही तो है ना, कि हम अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने धर्म को नष्ट नहीं होने दे। क्योंकि गाय सूअर का चर्बी क्या था, ये भी तो धर्म ही नष्ट हो रहा था। साथ ही साथ क्या होता, हम हैं हिंदू और अंग्रेज आके हमें बना रहा है ईसाई, तो हम तो नहीं बनेंगे। वही है धर्मांधों का युद्ध। ठीक है, तो परंतु इस विद्रोह स्वरूप में पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता, क्योंकि भारत के समस्त हिंदू मुस्लिम इस युद्ध में शामिल नहीं हो गए। कई हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब धर्मांधों का युद्ध तो था, धार्मिक संघर्ष तो था, लेकिन कई बड़े बड़े मुस्लिम और हिंदू इसमें भाग नहीं लिए, क्योंकि इस संघर्ष में वो साफ इनकार कर गए थे। ठीक है, तो इस तरह से कहे कि जो कि बहुत ही आगे चल के यह बुरा साबित हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो है अंतिम है, वो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये आप लोग जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि 1757 एक छोटा सा युद्ध था, लेकिन उसके बाद जो प्रथम युद्ध था 1857, ये बहुत भारत के लगभग हिस्सों में फैल चुका था। ठीक है, चलते हैं अब इस पर चर्चा। इंग्लैंड के कंजर्वेटिव दल के नेता बेंजामिन डिजरेली, बेंजामिन डिजरेली, ये याद रखिएगा, कंजर्वेटिव दल के नेता थे। कंजर्वेटिव दल के नेता थे बेंजामिन डिजरेली। ठीक है, इस विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह बताया। बेंजामिन ने क्या बताया इस विद्रोह को, राष्ट्र विद्रोह। जी हाँ, बेंजामिन, ये क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, कि राष्ट्र विद्रोह बताने वाले उस नेता का क्या नाम है जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्र विद्रोह बताया। तो जी देख लीजिए, वो है बेंजामिन डिजरेली। ठीक है, उन्होंने सैनिक उपकरण मात्र थे, मतलब सैनिक के मात्र रूप में समझा गया था। ठीक है, बी.डी. सावरकर महोदय ने इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम कहा, और बी.डी. सावरकर जो थे उन्होंने भी क्या बताया, इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम कहा। के.एम. पनिक्कर, ईश्वरी प्रसाद आशीर्वादी, लाल श्रीवास्तव एवं ताराचंद आदि ने भी इसे मत का समर्थन किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब भारतीय जितना थे सब ने इसे अच्छा संग्राम बताया, ये जरूर है, लेकिन बेंजामिन डिजरेली ने इसे राष्ट्रकवि के रूप में समझा। अब क्रांति, कार्ल मार्क्स ने भारत के इसे राष्ट्रीय विद्रोह का क्रांति कहा दिया। कार्ल मार्क्स ने इसे क्या बताया, कार्ल मार्क्स ने इसे क्या बताया, क्रांति। कार्ल मार्क्स ने इसे क्या बताया, क्रांति। 1857 की क्रांति, ये क्रांति किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने बताया। ठीक है, और 15 सितंबर 1857 को न्यूयॉर्क डेली रिव्यू में प्रकाशित लेख में मार्क्स ने लिखा।
अब मार्क्स ने क्या लिखा है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये कार्ल मार्क्स ने इसे बताया क्रांति, तो कैसे बताया, तो इसका कुछ झलक आप सबके सामने में हम बोल रहे हैं। कहता है कि 15 सितंबर 1857 को न्यूयॉर्क में डेली ट्रिब्यून एक अखबार है, उसी में यह बात बताया। क्या बताया, तो बताया इसने कि इन घटनाओं की परीक्षा हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य करती है कि बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में ब्रिटिश फौज क्रमशः क्रांति के समुद्र के बीच टापू नुमा चट्टानों पर बनी चौकियों की स्थिति में पहुंच गई है। और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में क्रांति के दौरान मार्क्स ने 21 लेख लिखे। लेख एवं उसके आग्रह पर फ्रेडरिक एंगल्स ने, याद है 10 क्लास में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, ने 10 लेख लिखे। ये सभी लेख मॉस्को से 1959 में प्रकाशित पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक में छपी है। कार्ल मार्क्स ने जो भी बातें लिखी है, जो भी बातें कही है, वो किस में छपा है, वो छपा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक में। मार्क्स ने 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखा, इसे क्रांति की संज्ञा दे। राष्ट्र विद्रोह के रूप में देखा, इसे क्रांति की संज्ञा दे, मतलब पूरे भारत को क्रांति की संज्ञा देने, मतलब पूरे भारत में यह फैला था, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में, ठीक है, इस तरह से बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। सुरेंद्रनाथ सेन एक महान भारतीय थे। सुरेंद्रनाथ सेन ने भी लिखा, क्रांतियां एक छोटे से वर्ग द्वारा ही की जाती है, जनता की सहानुभूति उनके साथ होती है। क्रांति क्या होता है, इकट्ठे पूरे भारत में नहीं लड़ा जाता है। क्रांति एक छोटे से वर्ग में लड़ा जाता है, क्षेत्र में लड़ा जाता है, फिर वहां से शुरू हो जाता है बहुत दूर तक, ठीक है, और उसमें सहयोग करते करते बहुत दूर तक आगे बढ़ जाता है। तो इसमें अधिकांश व्यक्ति निष्क्रिय रहते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776 माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 माना जाता है। इसमें हम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, ठीक है। अतः 1857 विद्रोह को भी स्वतंत्रता संग्राम माना गया है, क्योंकि अन्य देश में भी माना गया स्वतंत्रता संग्राम, तो हमारे भारत को भी इसमें स्वतंत्रता संग्राम माना गया है। निष्कर्ष यह निकलता है, आपको इसके बारे में हम बताते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि 1857 का क्रांति जो है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। निष्कर्ष क्या है इसका, कहता है 100 वर्ष की दास्ता के बाद भारतीयों ने अपनी अपनी परेशानियों से उबरने के लिए 1857 में स्वतंत्रता हेतु जमकर संघर्ष किया था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने में कोई संकोच नहीं थे। 1757 से लेकर 1857 के बीच 100 साल होता है। 100 साल तक 100 साल तक अंग्रेजों का जुल्म भारतीय लोगों ने सहा। तब जाके उसके अंदर ये गुस्सा आने लगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ द्वेष भावना आने लगा अंग्रेजों के प्रति। तब जाकर क्या किया, 100 सालों के बाद जो उसके अंदर जितना दुख, जितना भी परेशानी था, जितना भी अंग्रेजों के द्वारा सताया गया जुल्म था, वो सब सहन नहीं कर पाया। और 100 साल के बाद 1857 में ये क्रांति फूट पड़ी, सब अपना अपना गुस्सा निकाल दिए। इसलिए इसे हम संग्राम कहेंगे, हमें कोई संकोच नहीं होगा। भारत की जनता प्राचीन काल से ही कई विदेशी आक्रमणों का नियंत्रण में आ रहे हैं, ठीक है। ये तो जान रहे कर रहे हैं भारत पे ना, आज ही क्या, जब अंग्रेज आया तब क्या, उससे पहले भी कई बार क्या हो चुका था, आक्रमण हो चुका था भारत में। इसलिए भारत को सहने की क्षमता जग चुकी थी। लेकिन इस बार जब अंग्रेज आया तो बहुत लंबे साल, लगभग 250 वर्षों तक भारत पे राज किया। निश्चित रूप से अंग्रेज ने कुछ ऐसे भारत विरोधी कार्य किए जिससे जनता उद्वेलित हो गई। आम सैनिक, जनता, किसान, गरीब, मजदूर, सबके अंदर ऐसा कुछ ऐसा जरूर किया था अंग्रेज, जिसके कारण से ना सबके अंदर में द्वेष भावना अंग्रेजों के प्रति जग गई थी। अंततः 1857 के विद्रोह को क्रांति कहा जाना भी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि के मुंशी का कथन ज्यादा सत्य के करीब है। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध था। 1857 का विद्रोह अगर देखा जाए, 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध। बस इसलिए इसको हम बोल सकते हैं यह क्रांति बहुत ही राष्ट्रीय लेवल पे था, इसलिए इसे राष्ट्रीय क्रांति भी कहा गया है, जो कतई गलत नहीं होगा। क्रांति का
सीधा साथ जाता है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, हिंदू मुस्लिम के माध्यम से किया गया था। और हिंदू मुस्लिम के साथ साथ देश में जो भी धार्मिक लोग थे, जो भी थे, सब इसके अनुरूप कार्य किए। और आज 1757 में प्रकट हुआ इसकी भावना, मतलब इसका जो स्वरूप था, यह क्रांति का स्वरूप था, ये 100 सालों का स्वरूप था। कितना? 100 साल। 100 साल के अंदर में दबा हुआ जो भी बातें था वो सब उसके अंदर 100 साल के बाद सब अंग्रेजों के सामने प्रकट हुआ और 1857 की क्रांति के रूप में इसे जाने लगा। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं मुस्लिम की धार्मिक संघर्ष के बाद क्रांति का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए अब हम चलते हैं 1857 क्रांति की असफलता। ये 1800 क्रांति जो बोले थे असफलता, ये 1857 क्रांति असफल क्यों हो गया? तो अगर देखा जाए कि असफलता का अनेक कारण है, असफलता का अनेक कारण है। ठीक है, उनमें से आपको हम कुछ कारण पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें पहला है योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य नेतृत्व यानी कि इस क्रांति को बढ़ाने के लिए कोई एक अच्छा नेता नहीं मिला, कोई योग्य सेनापति नहीं मिला, योग्य जो व्यक्ति होते हैं वो नहीं मिला, जिस कारण से दिक्कत हो गया और यह अधूरा ही रह गया। दूसरा था समय से पूर्व। शायद आप लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति का जो समय था वो 31 मई रखा गया था। कब रखा गया था? 31 मई। लेकिन 31 मई को यह घटना ना घट के यह कब हो गया? 10 मई को ही घटना शुरू हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि समय से पूर्व भी इसका मेन रीजन हुआ। मेल्सन ने लिखा, यदि विद्रोह निर्धारित योजना अनुसार सभी स्थानों पर एक समय में होता। मेल्सन ने लिखा कि अगर यह योजना सही समय पे होता तो आज भारत आजाद 1857 में ही हुआ रहता। अब है तीसरा, देसी राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग। 1857 का विद्रोह असफल होने का एक मेन कारण था कि देसी राजा जितना भी था, कोई भी राजा आम नागरिकों को सहयोग नहीं किया, ये सभी अंग्रेजों का सपोर्ट थे। इसलिए क्या हो गया कि ये भी अंग्रेज ताकतवर हो गए, क्योंकि अपने ही देश के राजा ने उसका सहयोग भरपूर मात्रा में किया। फिर अगला है विद्रोह के क्षेत्र का सीमित होना। और पता है कि यह विद्रोह ना बहुत दूर तक नहीं पाया, यह 3 से 4 जगह में ही हुआ। एक हुआ था बिहार, एक हुआ था लखनऊ, एक हुआ था उत्तर प्रदेश के कई जगह पे, और अगला ये दिल्ली में हुआ था। इस तरह से कह सकते तो बहुत कम समय में ही हुआ था। फिर है गोरखा व सिखों द्वारा अंग्रेजों को मदद। इसमें ना गोरखा और सिख, हिंदू मुस्लिम को तो बात था कि 1857 में सबसे अहम भूमिका हिंदू मुस्लिम का था, लेकिन गोरखा और सिख मतलब जो पगड़ीधारी होता है, ये दोनों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया, जिस कारण से इसको पूरी ताकत नहीं मिल पाया था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है अनेक वर्गों का उदासीनता। कुछ वर्ग इस विद्रोह की प्रति उदासीनता, मतलब कुछ लोग चाहते थे, कुछ वर्ग चाहते थे कि नहीं, हमें नहीं लड़ना, हमें जैसे वैसे रहना है, जिसके साथ जो होता है उसके साथ होने दीजिए, मुझे इससे नहीं। तो अनेक वर्गों ने इससे सपोर्ट नहीं, 1857 की क्रांति में अनेक वर्गों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर है सीमित संसाधन। विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव था। सीमित संसाधन उसके पास नहीं था। विद्रोहियों के पास पुराना सब गोली था, बारूद सब था, लेकिन अंग्रेजों के पास नया जमाना का राइफल सब था, कारतूस सब, बम, गोला, तोप सब था। लेकिन विद्रोही जो 1857 का विद्रोही, उसके पास ऐसा कोई चीज नहीं था। अब है अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां, यानी अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां। अंग्रेज हमेशा भारतीयों से 2 कदम आगे चलता था, उसका सोच हमेशा 2-3 कदम आगे रहता था, जिस कारण से उसका जो भी अनुकूल परिस्थिति थी वो भारतीयों से अच्छे थे। फिर है केनिंग की उदारता। 1857 की क्रांति में सबसे अहम भूमिका केनिन थी। केनिन महाशय ने इस क्रांति को दमन करने का सोची समझी बहुत तरह का ऐसा सब दिमाग लगाया कि यह पूरा का पूरा क्रांति क्या हो गया था, समाप्त हो गया, दमन हो गया था।
फिर है वैचारिक एकता का अभाव। विद्रोह के नेता के रूप में विद्रोह के नेताओं के बीच वैचारिक स्तर पर एकता का अभाव था। हम यहाँ के राजा हैं, मान लो दिल्ली का राजा हम हैं। दिल्ली का राजा कौन था? दिल्ली का बहादुर शाह जफर था। फिर सागर में कौन था? सागर में था शेख रमजान। तो इस तरह से दोनों का ना भाव जो था ना मिल नहीं रहा था। दोनों का भाव न मिलने के कारण ये सब मतलब क्या हो गया? वैचारिक एकता का अभाव हो गया। और अंतिम है भारतीय की तुलना में अंग्रेजों के पास योग्य सेनापति। और पता है ना, भारतीयों के पास योग्य सेनापति नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के पास योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति में आप देखते होंगे कि निकोलस ओट्रम, क्या क्या बोले अभी? निकोलस ओट्रम, निकोलस ओट्रम, लॉरेंस एडवर्ड, ये सब जो था एक योग्य सेनापति था। किधर का? अंग्रेजों का। इसलिए अंग्रेज बहुत आगे बढ़ गया और आसानी से भारतीयों को क्या भारतीयों का जो 1857 का विद्रोह था उसे दमन कर दिया। चलो आशा करते हैं कि आप लोगों का यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य को भी कुछ फायदा मिल सके। तत्काल के लिए हैव ए गुड डे। घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।